नमस्कार, न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है ग्राउंड रिपोर्टर के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत और वो भी ग्राउंड जीरो से। देखें आज की बड़ी खबरों की ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग। दीपावली का त्योहार सामने है और महंगाई की मार हर दिन लगातार पड़ रही है आम आदमी पर। डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर से 37 पैसे बढ़े हैं। हम इस समय पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि ये महंगाई जो बढ़ रही है उसका क्या असर पड़ रहा है। बताइए, आज भी डीजल और पेट्रोल के दाम 37 पैसे बढ़े हैं, कितना फ़र्क पड़ा है? सर फ़र्क तो है ही है। फिलहाल अब समस्याएं हैं, जुड़ने के लिए जूझा जा रहा है और चलना तो है ही है, चलना बंद नहीं होगा। और सरकार के साथ समस्याएं हैं तो सभी लोगों के साथ समस्याएं हैं। मुझे तो लगता है कि सरकार को सभी का साथ देना चाहिए। ठीक है, तो सरकार से ही उम्मीद है कि वो कुछ दखल दे। हालांकि सरकार ही कहती है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो उसके नियंत्रण में नहीं है। जिस तरीके से इसके अलावा रसोई गैस के जो दाम हैं, कॉमर्शियल जो सिलेंडर है उसके भी 266 रुपये की एक बार में बढ़ोतरी हुई है। ये बताइए कि आज डीजल पेट्रोल के दाम फिर बढ़े हैं, कितना फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या असर पड़ रहा है आपके जीवन पे? मतलब परेशानी बढ़ रही है, पैसे निकल रहे हैं लगातार और ये कंट्रोल में नहीं हो रहा है। ये सारा दिक्कत ही है। दिक्कत है। तो लोगों का कहना साफ है कि दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भैया आप बताइए, क्या फ़र्क पड़ा है आपको? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज तो रसोई गैस के जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उस पर भी दाम बढ़ गए हैं। भाई आम आदमी की तो आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। ये सरकार को सोचना चाहिए इस बात पे। विषय थोड़ा सा सोचने वाला है, लेकिन आम आदमी की कहीं कोई सोचना हो नहीं रही है। आम आदमी मरता ही जा रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो लोगों का कहना यह है कि आम आदमी के ऊपर जो बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा है कि जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं उससे उनकी घर गृहस्थी भी बिगड़ी है। भैया आप बताइए, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, रसोई गैस का जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके भी दाम 266 रुपये बढ़े हैं। एक तरफ सरकार फ्री में वैक्सीन देती है, तमाम जो राशन है उसको देती है, तो जाहिर सी बात है फ्री में तो कुछ आता नहीं है। तो कितना सरकार दोषी है और कितना ये मुफ्त की स्कीमें? सर हम मिडिल क्लास आदमी हैं, ना हम उधर में हैं ना हम इधर में हैं, ना हम गरीबों वाले में आते हैं ना हम अमीरों वाले में आते हैं। हर बार तो लोग घूम फिर के मरते हम ही हैं। ठीक है, फ्री में मिलता है, गरीबों को मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलता। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, ऐसे खटाखट बढ़ते आ रहे हैं। 1000 रुपये लगभग हो गया सिलेंडर। अब सिचुएशन ये है कि महीने में एक सिलेंडर होता है तो 1000 रुपया ये खर्चा होता है। अब 15,000 20,000 रुपये की तनख्वाह में बच्चों को पढ़ाना, राशन का खर्चा और ये सब खर्चे मिला के पेट्रोल डीजल सब मतलब इतना बढ़ गया है कि बहुत जनता त्रस्त है इससे, और हम तो खासतौर से त्रस्त हैं। तो लोगों का कहना साफ है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और ख़ास तौर से इसका जो सबसे ज़्यादा बड़ा असर है वो मिडिल क्लास पर पड़ा है, क्योंकि वो ना तो गरीबों की श्रेणी में आता है और ना ही वो उच्च आय वर्ग में आता है। तो ले दे करके जो हिंदुस्तान का इस रेल के डिब्बे में जो मध्यम वर्ग का डिब्बा है, सबसे ज़्यादा मार उसी पर पड़ रही है। महंगाई है तो एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। फीस वाले स्कूल वाले परेशान करते हैं, बोलते हैं फीस जमा करो, आधा जमा किया, आधा नहीं जमा किए हैं। अब एडजस्ट करना पड़ रहा है, कहीं कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करना पड़ रहा है। जब महंगाई कम थी तो बिक्री ज़्यादा होती थी, अब महंगाई ज़्यादा है, बिक्री कम होती है, लोगों का पैसा ही नहीं है। बहुत ज़्यादा है महंगाई। अभी तो 200 रुपये किलो तेल बिच रहा है और बच्चों को फीस उस इतना ज़्यादा है। हर चीज़ में तो महंगे, गरीब आदमी कहाँ से खा पाएंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन अगर आप देखिए तो प्रतिदिन बढ़ रहे हैं 35%, 40%। और अब जो अगर डीजल का देखा जाए तो 100 का आंकड़ा पार करने की कगार पे है। वहीं पेट्रोल जो है वो 105 रुपये से भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। आज कॉमर्शियल गैस की बात की जाए 235 रुपये कॉमर्शियल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे साथ में क्या कहेंगे, आज पेट्रोल के और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए कि जनता के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। 99 से 70 से देख रहा हूँ, फिर 90 हुआ, फिर 99 हुआ, 100 भी हो गया, 105 भी गया है, 110 भी जाने की आशंका है। जनता के बारे में सरकार सोचती नहीं है, अपना पॉकेट वर्क भरती जा रही है। तो कुछ मजबूरी है जो जाना ही पड़ेगा, आप देख सकते हैं। हालांकि मैं बता दूं कि इससे जो पेट्रोल एसोसिएशन है वो खासा नाराज इस बात से है, क्योंकि उनके सेल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल में लगातार दाम में बढ़ोतरी के कारण जो है महंगाई जो है चरम सीमा पे है और आम आदमी के पॉकेट पर किस तरह से असर डाली है। इस समय मैं वाराणसी में मौजूद हूं और आपको यहां पे लोगों से बात करूंगा कि ये जनता, यहां वाराणसी की जनता क्या सोचती है।
जी, जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसमें क्या आप सोचते हैं? नहीं, पेट्रोल डीजल हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इसमें योगी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और जैसे हर आदमी इसमें महंगाई से है। अब आज ही पेट्रोल का रेट 108 रुपया हो गया है, हर चीज़ महंगा हो गया है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आप इसमें क्या सोचते हैं, जिस तरह से लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, इसमें आप क्या? इस समय तो तेल डीजल और पेट्रोल का इस समय इतना रेट बढ़ा हुआ है कि आज के डेट में डीजल पेट्रोल का रेट है 107 रुपये 52 पैसा, जो कि हर दिन प्रतिदिन के प्रति रूप से रेट तेल का बढ़ता जा रहा है। और प्लस उसके बाद खाने का तेल भी बढ़ता जा रहा है, सब्जी वब्जी दूध सारी महंगाई होती जा रही है। अब इसमें हमारे सरकार को कुछ सोचने का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो खा पी ले रहे हैं, कैसे हमारे टाली चलाने वाले लोग कैसे खाएंगे हमारे, और हमारे जो कि गरीब वर्ग के लोग हैं वो लोग कैसे खाएंगे, किस प्रकार वो लोग जीवित रह रहे हैं, वो लोग उनके ऊपर भी हमारे योगी सरकार को सोचना चाहिए। तो ये वाराणसी की जनता थी। लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम से बढ़ने के कारण जो है सिर्फ पेट्रोल डीजल पे ही इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है, इसमें तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो है बढ़ चुकी है, चाहे वो सब्जी हो या सरसों के तेल हो या राशन के संबंधित जो भी चीज़ें हो या गैस सिलेंडर हो, तमाम चीज़ें जो है बढ़ के दामों में बढ़ोतरी हुई है। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से इंडिया खेल रही है, उससे न केवल जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो निराश हैं, बल्कि वो खिलाड़ी भी निराश हैं जो रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। हमारे साथ वो तमाम खिलाड़ी हैं जो लखनऊ में क्रिकेट खेलते हैं। पहला मैच इंडिया 10 विकेट से हारी, दूसरा मैच कल 8 विकेट से। तो क्या कहना है और क्या कारण मानते हैं? इंडिया हमें लगता है उसके साथ लक नहीं अभी, और हमारा बैड लग रहा है कि हम पाकिस्तान से 10 विकेट से हारे और अभी न्यूजीलैंड से भी हारे 8 विकेटों से। और इंडिया विल कम बैक सून, वी विल कंटिन्यू सपोर्टिंग हिम। और हमारे साथ एक और जो क्रिकेटर हैं, युवा क्रिकेटर, जो आने वाले दिनों में आपको हो सकता है IPL ऐसी टीम में दिखें, आपके अंदर किस तरह से उदासी है या इस पूरे मैच को लेकर जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहना है? देखिए, उदासी तो है, लेकिन इतना टीम इंडिया पहले हम लोग के लिए बहुत अच्छा खेली है और आगे भी खेलती आएगी, तो 1-2 मैचेस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आगे भी वर्ल्ड कप होगा तो उसमें जीतेगी। अच्छा, क्या कारण मानते हैं कि जो इतनी ख़राब स्थिति इस समय इंडिया टीम की चल रही है? वैसे कारण कोई नहीं मानते, वैसे थोड़ा बहुत चांस दे रही है, सब नए लड़कों को भी चांस दे रही है। और अब वो बात अलग है, रन नहीं कर पाए या विकेट नहीं गिर पाए, बाकी सब ठीक है, आगे भी जीतेगी इंडिया। तो ये वो युवा क्रिकेटर हैं जो रोज़ मैच खेलते हैं और इनके जो रोल मॉडल हैं, उन्होंने कल जिस तरह का खेल खेला, शायद ये भी काफ़ी उदास हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करेगी और वापस कमबैक करेगी। विश्व कप 2020 में भारत की हार के बाद जो है क्रिकेट प्रेमियों में क्या है, ये अभी जानने के लिए हम लोग वाराणसी के मिनी स्टेडियम में पहुंचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम क्रिकेट खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भारत ने मतलब विश्व कप 2020 में हार हुई है उसके क्या कारण है और क्या मानते हैं ये लोग, इनसे जानने की कोशिश भी करते हैं। जी, सबसे पहले बेटा ये बताइए कि विश्व कप में भारत की हार हुई है, पाकिस्तान के बाद जो है न्यूजीलैंड से भी भारत हार गए, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? देखिए, जो सामने वाली अपोनेंट टीम थी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दोनों गेम अच्छा खेली। भारत ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब खेली, पर कुछ डिपार्टमेंट्स में उनसे डाउन खेले, इस वजह से जो कि मैच हार गया। मैच में हार जीत लगी रहती है, एक टीम हारेगी तभी एक टीम जीतेगी, और इससे हमारा कोई मनोबल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा भारतीय टीम के ऊपर विश्वास हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ये क्रिकेट प्रेमी थे जिनके अगर बात किया जाए तो उत्साह में कहीं भी कमी नहीं आई है। इंडिया हमेशा जीतती आई है, जीतेगी। ये खेल तो हार जीत का होता है, इसमें हारने के बाद जो है एक और भी आगे अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों की यही सोच है। ICC 2020 विश्व कप में भारत एक के बाद एक लगातार 2 मैच हार चुका है। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ था जिसमें 10 विकेट से भारत की हार हुई और कल न्यूजीलैंड से भारत अहम मुकाबला हार गया। अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को लगातार 3 मैच जीतने पड़ेंगे और उसके बाद भी अन्य टीमों की हार जीत पर ही निर्भर करेगा कि सेमीफाइनल में भारत पहुंचती है कि नहीं। कुछ युवा हमारे साथ इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चूक कहाँ हो रही है भारतीय टीम से। बताइए, क्या चूक हो रही है? लगातार
एक के बाद एक मैच इंडिया हारती जा रही है विश्व कप में। सर पहले तो टॉस का कहना चाहूँगा कि पहले दोनों मैचों में टॉस आ रही है, तो जो टॉस जीत रहा है ज़्यादातर वही जीत रहा है मैच में। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शॉट सिलेक्शन था सभी प्लेयर का, जो स्टार्टिंग में जो रोहित शर्मा हो गया, के राहुल हो गया, तो उनका शॉट सिलेक्शन खराब था। तो जाहिर तौर पर अब जो कल एक उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है। अब अगर मुकाबले में बना रहना है तो भारत को लगातार 3 मुकाबले जीतने होंगे, और यही नहीं 3 मुकाबले जीतने के बाद हार जीत अन्य टीमों की कैसी होती है उस पर भी निर्भर करेगा कि भारत सेमीफाइनल में पहुंचता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल जितने भी खेल प्रेमी हैं, जितने भी प्रशंसक हैं, सभी निराश हैं, सभी मायूस हैं। सबको उम्मीद थी कि भारत एक बार फिर से विश्व विजेता बनेगा, लेकिन जो तो स्टार्टिंग हुई है, पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ भारत हारा, दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा, जनता बेहद निराश हो चुकी है। अब उसको उम्मीद नहीं लगती कि भारत मैच में बना रहेगा। कल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड का अहम मुकाबला था। करो या मरो की स्थिति थी और इसमें भारत बुरी तरह से हार गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान से बुरी तरह से हारा था। इंडियंस फैंस काफ़ी नाखुश है इस परफॉर्मेंस को लेकर। कुछ युवा हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, कितने नाखुश वो है। जी, इंडिया के कल के परफॉर्मेंस से बिल्कुल हम इतने हताश और निराश हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इंडिया ऐसा कल खेलेगा। किसको जिम्मेदार मानते हैं इंडियन टीम में और किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेकार रही? मैच में ये पूरी टीम की परफॉर्मेंस के आधार पर टीम की हार या जीत तय होती है, लेकिन मेरा तो इसमें यही मानना है कि जो वर्ल्ड कप है एक पर्व की तरह होता है और शुरू में 2 मैच लगातार हारने के बाद में जो देशवासियों के लिए ये त्यौहार था ये कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप में लंबे समय तक टीम बनी रहती तो एक त्यौहार की तरह ये महीना निकलता। तो देशवासियों को तो ये निराशा है कि एक त्यौहार है जो पहले ही ख़त्म हो रहा है। इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है कि हम सबसे निचले स्तर पे आ गए हैं। जोक चल रहे हैं कि इंडियंस जो खिलाड़ी है वो सिर्फ IPL में खेलते हैं, जब देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो नहीं खेल पा रहे। जी देखिए, ये एक मैच है, मैच में हार जीत चलती रहती है और ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी मैच हुए हैं, पहले भी पाकिस्तान को हमने बहुत बार हराया है, न्यूजीलैंड को भी हमने बहुत बार हराया है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मगर हाँ, इस बार कहीं ना कहीं कैप्टनसी में और जो टीम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां दिखी है। बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बैट्समैन ने भी, बैटिंग ऑर्डर भी कहीं ना कहीं कमज़ोर रहा है हमारा। तो हाँ, एक निराशा तो होती है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीम इंडिया आने वाले मैचों में या आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करेगी। और आप पहले का भी इतिहास उठा के देखते हैं तो क्रिकेट में टीम इंडिया का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो ऐसा नहीं है 1-2 हार से कहीं ना कहीं हमारी उसको टीम इंडिया को कोई फ़र्क पड़ेगा, मगर हाँ कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा अभी भी एक संभावना बनी हुई है, क्या लगता है संभावना एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्योंकि अगला मैच अपन अच्छे पॉइंट से जीतते हैं, उधर न्यूजीलैंड हारता है, तो संभावना है ये ठीक अच्छे संकेत हो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर अच्छे संकेत हो सकते हैं और क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि भारत वापसी करे और धमाकेदार वापसी करे। बिल्कुल, अभी भी युवाओं को उम्मीद है, नाखुश भी है लेकिन उम्मीद भी है और बिल्कुल उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी है, हार के बाद ही जीत होती है। उम्मीद करते हैं कि इससे भारत बहुत कुछ सीखेगा और जल्द इससे उभरेगा और अच्छा अब की बार खेलेगा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह, जो कि अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं और वो गांधी प्रतिमा पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आखिर इसका क्या कारण है कि एक विधायक को अनशन पर बैठना पड़ा और इन्होंने अपनी विधानसभा जो विधायक पद था उससे इस्तीफा भी दे दिया है। सर, क्या पूरा मामला है और क्यों आप यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं? पिछले 2018-19 पे अपने क्षेत्र की 2 सड़कों की मांग को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय लोक निर्माण मंत्री से, ग्राम विकास मंत्री से, सड़क से लेके सदन तक, अधिकारी से लेके मंत्री तक लगातार प्रयासरत रहा हूँ। 21 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री जी निर्देश देते हैं, उसके बाद भी ये जो इनके अधिकारी हैं चुनी हुई सरकारों के निर्देश का पालन नहीं करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं और सदन में स्पष्ट आश्वासन आता है 25 फरवरी 2021 को कि 3 महीना से न्यूनतम समय में दोनों सड़कों को बनवा दिया जाएगा। और दुर्भाग्य है कि एक भी गिट्टी नहीं डाली गई उन सड़कों पर। रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते समय गिर रहे हैं
और प्राक्कलन समिति ने भी 5 जनवरी को निरीक्षण किया, उसने भी निर्देश दिया। मैं प्राक्कलन समिति का भी सदस्य रहा हूँ, तो प्राक्कलन समिति के सभापति के साथ 7 विधायक, CEO, PMG5 सब ने निरीक्षण किया। ग्राम विकास मंत्री ने कई बार पत्राचार किया। 3 अमेठी के जिला अधिकारियों ने संबंधितों को पत्र के माध्यम से अनुरोध किया, लेकिन एक भी गिट्टी नहीं पड़ी पिछले 3 साल से। और 3 साल पहले जब मुख्यमंत्री निरीक्षण में गए थे तो उनसे लोगों ने कहा था इस बात को कि ये सड़क खराब है, तो उन्होंने कहा था 15 दिन में बन जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। तो विधायक जी, सरकार तो कह रही है कि हमने सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी हैं, हर जगह रोड, नाली और विकास की बात कर रही, तो आपके क्षेत्र में आखिर विकास क्यों नहीं हुआ? क्या कारण इसको मान रहे हैं? दरअसल माननीय मुख्यमंत्री जी भी हेलीकॉप्टर पे चलते हैं और दुर्भाग्य है कि जिसको सड़क बनाना है, लोक निर्माण मंत्री जी भी लगातार हेलीकॉप्टर पे चलते हैं। तो आदमी जब ज़मीन से ऊपर चला जाता है तो उसको सब कुछ बराबर दिखता है, तो उनको गड्ढे दिख नहीं रहे हैं, सड़कें सब बराबर दिख रही हैं। ग्रामीण सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, 3-3 फीट के गड्ढे हो गए हैं। अन्य जिला मार्ग, ODR की सड़कों का बुरा हाल है, कहीं कोई सड़क गाँव में चलने योग्य नहीं बची है, सब गड्ढा युक्त हो गई हैं। सड़कें बची नहीं, केवल गड्ढे बचे हैं। तो ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश जी, जिनका साफ कहना है कि अगर 2 सड़कों के लिए एक विधायक को इस्तीफा देना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं प्रदेश के और विधायक या और जो प्रतिनिधि हैं उनका क्या हाल होगा। फिलहाल इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब देखना ये होगा कि वो इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। जीका वायरस ने अपने कदम कानपुर में फैला दिए हैं। अब जीका वायरस की 4 लोगों में पुष्टि हुई है और कई लोगों की सैंपलिंग भी ली गई है। अभी देखने वाली बात यह है कि जीका वायरस और कितने लोगों में निकल के आता है, और कहीं ना कहीं लोगों में दहशत भी है कि जीका वायरस एक्चुअली है क्या, कितनी खतरनाक बीमारी जीका वायरस से होती है, जिसमें लोगों को फीवर आता है और लोगों की जान भी जा सकती है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर बैठी हुई है साथ में, आइए बात करते हैं कि वो कैसे जीका वायरस को देखती है, उसकी क्या लोगों को बताया जा रहा है कि जीका वायरस क्या खतरनाक चीज़ है, उसके क्या उपाय होने चाहिए। जी, ये जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस जो है ये वेक्टर से फैलता है, इसके लिए जो कि एक मच्छर है, एडीज मच्छर जो है, उसकी वजह से ये काटने से फैलता है। तो अगर हम उसकी मच्छर की रोकथाम करें, हम गंदा पानी, साफ पानी कहीं लगने ना दें, और जैसे कूलर है तो कहीं गमले में है, गिलास में, ऐसा छत पे है, ये पानी ना लगने दें। और इसका जो है पूरी बाँह की जैसे कपड़े पहने, आजकल इस तरह जैसे भैंस का मच्छर है तो पूरी बाँह का पहने, मच्छर आपको ना काट पाए। और स्पेशल इसमें ये है कि गर्भवती माताओं को जो है इससे बचा के रखना है, तो उनको जो है मच्छरदानी में अलग आइसोलेट करना है। और जरा भी कोई बुखार के लक्षण, जो बुखार इसमें बहुत वो आता है, उसके लक्षण जरा भी हो तो उन्हें तुरंत उनकी जांच कराएं। देश में होने वाली पुलिस महानिदेशकों की बैठक के लिए इस बार उत्तर प्रदेश को चुना गया है। राजधानी लखनऊ में 19 नवंबर से 21 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आने वाला समय उत्तर प्रदेश में चुनाव का है। इस दौरान जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हों तो सियासी समीकरण और सियासी पारा अपने आप ही चढ़ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मौके के लिए अपने कार्यक्रम तैयार करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर बड़ा दांव खेलने जा रही है। खबर यह है कि महिलाओं के लिए एक घोषणा पत्र अलग से जारी किया जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को टिकटों में 40% आरक्षण देने का वादा कर प्रियंका गांधी पहले ही सियासी हलचल मचा चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और आगे बढ़ते हुए सरकार बनने पर छात्राओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और स्कूटी देने का भी वादा कर दिया। और अब उन्होंने तय किया है कि वो महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी करेंगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जोड़ी जाएंगी। इसमें खास तौर पर सरकार बनने पर नौकरियों में भर्ती के मामले में महिलाओं को 40% आरक्षण देने का वादा होगा। बसों में महिलाओं को फ्री में यात्रा कराने की सुविधा दी जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 10,000 रुपये किया जाएगा। और महिलाओं को हर घर में साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा भी किया जाएगा।
कुल मिलाकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए महिलाओं पर डोरे डालने में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की तादाद लगभग 15 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 48 से 49% महिलाएं हैं, यानी 6.5-7 करोड़ वोटर महिलाएं हैं। और कांग्रेस प्रियंका गांधी के माध्यम से इन्हीं महिलाओं पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का देश भर में 1 नवंबर से सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदस्यता अभियान शुरू किया है। राजस्थान में लगातार जो है मेंबर बनाए जाएंगे। अब बात यह आ रही है कि जब सदस्यता की जाती है तब ये कांग्रेस में एक नीति बनी हुई है, संकल्प लिया जाता है कि जो सदस्य होगा या कांग्रेस का जो सदस्य बनने के बाद में जो नेता बनेगा या जो कार्यकर्ता होगा उसको खादी पहनी होगी और मदिरा से दूरी बनाए रखनी होगी। तो इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब सदस्यता ग्रहण करने के बाद जो संकल्प लिया जाता है वो संकल्प कांग्रेस के नेता बरकरार रखते हैं या नहीं रखते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी। तो ये जो सदस्यता शुरू हुआ है इसके बाद में ये जो सदस्य बनेंगे क्या इस संकल्प पर खरे उतरेंगे, मदिरा का सेवन नहीं करना, खादी पहनना, इस प्रकार का जो संकल्प है वो बरकरार रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।